हेलो क्लास, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि आपके एग्ज़ाम अब तो होने ही वाले हैं। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो खुद को प्रिपेयर करिए, अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आपके मन में कोई हिचक न रह जाए। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आज तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, 28 प्रैक्टिस सेट हमने अब तक कर लिया है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो आपको एग्जाम में तो मिलेंगे ही। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैंने जो भी टॉपिक आपको जो भी प्रैक्टिस में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वो सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आप लोगों ने अगर आज तक जो समझा ना हो या समझ में ना आया हो, आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस वाक्य में जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कनक कनक शब्दों में कौन सा अलंकार है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में कनक कनक जो शब्द आया हुआ है, इस शब्द में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार, यमक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो कनक कनक शब्दों में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है। तो कनक कनक में हमारा यमक अलंकार है। यमक अलंकार में दो शब्द, एक शब्द 2 बार आए हुए हों लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है वो अलग अलग निकलता है, तो वो कौन से अलंकार कहलाते हैं। यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। जो यहाँ हमारे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्यों का हमें चयन करना है। तो अपराधी दंड पाने के योग्य है या अपराधी दंड का अधिकारी है, अपराधी दंड पाने योग्य है, अपराधी दंड देने योग्य है। इन चारों में से कौन सा वाक्य हमारा शुद्ध है। अपराधी दंड पाने के योग्य है, दंड पाने के योग्य है, या अपराधी दंड का अधिकारी है, या अपराधी दंड पाने योग्य है, या फिर अपराधी दंड देने योग्य है। इनमें से हमारा शुद्ध वाक्य कौन सा है। अपराधी जो है वो दंड का अधिकारी है, अपराधी दंड का अधिकारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंतव्य। मंतव्य के कुछ समानार्थी दिए गए हैं। जो हमारा यहाँ मंतव्य शब्द आया है, इनमें से इस मंतव्य शब्द के यहाँ समानार्थी दिए गए हैं। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा मंतव्य का पर्याय नहीं है। 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से 3 शब्द ऐसे हैं जो मंतव्य के पर्याय हैं, लेकिन एक उसका पर्याय नहीं है। तो हमें वही बताना है। तो मंतव्य का पर्यायवाची नहीं है मत, विचार, राय या ध्येय। मंतव्य का समानार्थी नहीं है। कौन सा नहीं है। मत, विचार, राय या ध्येय। मंतव्य का मतलब होता है मंत्रणा करना, तो मंतव्य का समानार्थी है मत, विचार और राय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्येय। ध्येय जो है वो मंतव्य का समानार्थी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवंचना। प्रवंचना शब्द का पर्यायवाची क्या है, समानार्थी। प्रवंचना शब्द का समानार्थी है। प्रवंचना शब्द का समानार्थी कौन सा है। ठगी या धूर्तता, या मित्रता, सहायता या तीनों। इनमें से कौन सा शब्द प्रवंचना का पर्यायवाची है। प्रवंचना का समानार्थी शब्द कौन सा है। ठगी या धूर्तता, मित्रता, सहायता या तीनों। तो प्रवंचना शब्द का पर्याय है ठगी या धूर्तता। प्रवंचना का समानार्थी शब्द है ठगी या धूर्तता। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रवर्तन। प्रवर्तन का अर्थ क्या है। प्रवर्तन, प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है। प्रसिद्ध, प्रेरणा, प्रयोजन या प्रलोभन। प्रवर्तन का सही अर्थ क्या है। प्रसिद्ध है, प्रेरणा है, प्रयोजन है या प्रलोभन है।
तो प्रवर्तन का अर्थ है, प्रवर्तन का अर्थ होता है प्रेरणा। प्रवर्तन का अर्थ होता है प्रेरणा, मतलब बदलाव। अगर प्रेरणा मिलती है किसी चीज को देखकर हम सीखते हैं, तब भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है, प्रवर्तन। तो प्रवर्तन का सही अर्थ क्या होता है? प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंद्रा का आशय है, तंद्रा शब्द का आशय क्या है? तंद्रा शब्द का आशय है क्लांति। तंद्रा का आशय क्या होता है? क्लांति, क्रियाशीलता, आशान्वित, या इनमें से कोई नहीं। तंद्रा का आशय क्या होता है? क्लांति, क्रियाशीलता, आशान्वित, या इनमें से कोई नहीं। तंद्रा का आशय है हमारा क्लांति से। तंद्रा का आशय किससे होता है? क्लांति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेतन, चेतन का विलोम है। चेतन शब्द का विलोम क्या होता है? अस्थिर, अस्थिर, जड़, जड़ता, या जप। चेतन का विलोम क्या है? चेतन शब्द का जो विलोम है वो क्या होता है? अस्थिर, जड़, जड़ता, या जप। चेतन का मतलब होता है मन की चेतन अवस्था, जो चीज हम चेतना में हो, जो हम स्मरण करते हो, जो हमें एकदम तत्परता से तैयार हो, तो उसका जो विलोम है उल्टा वो क्या हो जाएगा? अस्थिर, ठहराव, जड़, एकदम जड़ में हो, कमजोर हो, जड़ता, या जप। तो चेतन का विलोम हो जाएगा जड़। चेतन का विलोम क्या होता है? जड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, झूठ मत बोलो। जो यहाँ वाक्य है झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? झूठ मत बोलो प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है, निषेधात्मक है, या विधिवाचक? झूठ मत बोलो यह वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, निषेधवाचक है, या विधिवाचक है? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। मत बोलो, निषेध किया गया है कि झूठ मत बोलो, तो इसमें कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित वाक्य में मिश्र वाक्य कौन है? निम्नांकित वाक्य में मिश्र वाक्य कौन सा है? परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। जो परिश्रमी छात्र है वो परीक्षा में सफल होता है। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है। प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है। स्कूल खुल गया है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है, और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं, या बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, या फिर प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है, या फिर स्कूल खुल गया है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो हमारा मिश्र वाक्य है, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रम सदैव सफल होते हैं। जो परिश्रमी होते हैं वो सदैव सफल होते हैं। ये हमारा कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। एक वाक्य दिया गया है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। निम्नलिखित में से किस कहावत का अर्थ है? इनमें से जो चार कहावतें दी गई हैं, इनमें से किसका अर्थ होता है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है? अंधेर नगरी चौपट राजा, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, या आम के आम गुठली के दाम। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, ये किस कहावत का अर्थ है? अंधेर नगरी चौपट राजा, या आंख के अंधे गांठ के पूरे, या मानो तो देव नहीं तो पत्थर, या फिर आम के आम गुठली के दाम। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है, मानो तो देव नहीं मानो तो पत्थर। इस कहावत का अर्थ होता है विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी पलीद होना।
मिट्टी पलीद होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मिट्टी पलीद होना। घोड़ों के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होना या मिट्टी में खाद देना। घोड़ों के दौड़ से खेत की मिट्टी खराब होना, खेत की मिट्टी खराब होना। खराब होना। मिट्टी पलीद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़े के दौड़ने से खेत की मिट्टी का खराब होना या मिट्टी में खाद देना या हालत या इज्जत खराब होना या धन बर्बाद होना। मिट्टी पलीद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़ों के दौड़ने से खेत की मिट्टी खराब होना या मिट्टी में खाद देना या हालत या इज्जत खराब होना या धन बर्बाद होना। मिट्टी पलीद होना का अर्थ है हालत या इज्जत खराब होना। हालत या इज्जत खराब होना, अगर हमारी कहीं इज्जत घट जाती है या कहीं हमें बेइज्जती महसूस होती है तो हम क्या कहते हैं? मिट्टी पलीद हो गई। तो मिट्टी पलीद होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है हालत या इज्जत खराब होना। अगला क्वेश्चन है हमारा, बगले झांकना। बगले झांकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ में समय नष्ट करना, उत्तर ना दे सकना या इनमें से कोई नहीं। बगले झांकना। बगले झांकना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इधर उधर की बातें करना, व्यर्थ में समय नष्ट करना, उत्तर ना दे सकना या इनमें से कोई नहीं। बगले झांकना, उत्तर ना दे सकना, जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है तो हम क्या करते हैं? इधर उधर देखते हैं, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? बगले झांकना। इस मुहावरे का अर्थ होगा उत्तर न दे सकना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण ने गाना गाया। एक वाक्य दिया गया है, कृष्ण ने गाना गाया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, संबोधन, संप्रदान या कर्ता। इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्रिया जिसके अनुसार होती है उस वाक्य में वही कर्ता प्रधान होता है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार है तो कर्ता प्रधान है, क्रिया कर्म के अनुसार है तो कर्म की प्रधानता है, क्रिया भाव के अनुसार है तो उसमें भाव की प्रधानता है। तो कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, क्योंकि कृष्ण ने गाना गाया। कृष्ण ने गाना गाया, इस वाक्य में कर्ता क्या है? प्रधान है। तो कौन सा कारक है? ये कर्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भावोद्दीपक। भावोद्दीपक, भावोद्दीपक का अर्थ क्या होता है? पवित्र, प्रेरक, संकीर्ण या मन को उत्तेजित करने वाला। भावोद्दीपक का अर्थ क्या होता है? पवित्र, प्रेरक, संकीर्ण या मन को उत्तेजित करने वाला। भावोद्दीपक का अर्थ क्या है? पवित्र है, प्रेरक है या संकीर्ण है या मन को उत्तेजित करने वाला। भावोद्दीपक, मन की भावनाओं का उथल पुथल होना, मन को उत्तेजित करने वाला। भावोद्दीपक का अर्थ होता है मन को उत्तेजित करने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधृत। आधृत शब्द का अर्थ क्या होता है? आधृत जो शब्द है इसका अर्थ क्या होगा? प्रशस्त, निश्चित, अड़ियल या आधारित। आधृत का अर्थ क्या है? प्रशस्त, निश्चित, अड़ियल या आधारित। आधृत शब्द का अर्थ होता है आधारित। आधृत मतलब आधारित। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदत। आदत का अर्थ क्या होगा? आदत का अर्थ क्या होगा? आदत का अर्थ क्या हो जाएगा? सम्मानित, बड़ा, पदासीन या अवलंबित। अवलंबित, पदासीन, बड़ा या सम्मानित। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सम्मानित। आदत का अर्थ होता है सम्मानित। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मोत्सर्ग।
आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या है? आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या है? आत्मा प्लस स्वर्ग, आत्म प्लस तसर्ग, या आत्मो प्लस सर्ग, या आत्म प्लस उत्सर्ग? आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा? आत्मोत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, क्योंकि माँ और उ क्या मिलके बनते हैं? ओ। तो आत्मोत्सर्ग का संधि विच्छेद हो जाएगा आत्म प्लस उत्सर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का अर्थ क्या होगा? दिवा स्वप्न अनहोनी बात, हवाई किला, सपना देखना, या इनमें से कोई नहीं। दिवा स्वप्न का सही विकल्प है, दिवा स्वप्न का सही विकल्प क्या होगा? अनहोनी बात, हवाई किला, सपना देखना, या इनमें से कोई नहीं। दिवा स्वप्न हवाई किला, हवा में किला बनाना, दिवा स्वप्न देखना, दिन में देखे गए सपने, दिवा स्वप्न को हम क्या कहते हैं? हवाई किला। अगला क्वेश्चन है हमारा उसने कोशिश तो काफी की, सफल ना हुआ। उसने कोशिश तो काफी की, सफल ना हुआ। यहाँ जो खाली जगह दी गई है इसमें हम क्या फिल करेंगे? किंतु, बल्कि, यदि, या एवं। उसने कोशिश तो काफी की एवं सफल ना हुआ, या फिर उसने कोशिश तो काफी की यदि सफल ना हुआ, या फिर उसने कोशिश तो काफी की बल्कि सफल ना हुआ। उसने कोशिश तो काफी की किंतु सफल ना हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किंतु। उसने कोशिश तो काफी की किंतु सफल ना हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा मधुर वचन है औषधि, कौन सा वचन तीर है? इस जगह पे हम कौन सा शब्द फिल करेंगे? तो मधुर वचन है औषधि कठोर वचन है तीर, या फिर मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर, मधुर वचन है औषधि असत वचन है तीर, या मधुर वचन है औषधि कछुक वचन है तीर। इन चारों में से कौन सा शब्द वहां हम फिल करेंगे सेंटेंस को पूरा करने के लिए? तो मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कटुक। मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। अगला क्वेश्चन है हमारा एक बाण प्राण ले सकता है, एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श दे भी सकता है। क्या दे सकता है? अगर एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें क्या दे सकता है? सजिंदगी, वंदगी, जिंदगी, या मर्दांगी। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें संजीदगी दे सकता है, या उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें वंदगी दे सकता है, या फिर उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें जिंदगी दे सकता है, या उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें मर्दांगी दे सकता है। तो एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें जिंदगी भी दे सकता है। अगर एक बाण से प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें जिंदगी भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? प्रथम प्राकृत भाषा हम किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत को, अवहट्ट को, अपभ्रंश को, या पाली को? प्रथम प्राकृत भाषा किस भाषा को कहा जाता है? पाली को। हमारी पाली जो है वो प्रथम प्राकृत भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, या अंगिका? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मागधी। मागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? मागधी। अगला क्वेश्चन है हमारा
पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? पूर्वी हिंदी जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी से, महाराष्ट्री से, मागधी से या अर्धमागधी से? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी से। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? अवधि का जो समय है वो कब से माना जाता है? ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ईसवी सन की 11वीं शताब्दी या ईसवी सन की 12वीं शताब्दी या ईसवी सन की 13वीं शताब्दी? अवधि का आविर्भाव कब से माना जाता है? 10वीं शताब्दी से, 11वीं शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से या 13वीं शताब्दी से? तो अवधि का आविर्भाव माना जाता है 10वीं शताब्दी से। अवधि का आविर्भाव माना जाता है 10वीं शताब्दी से। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हुए हैं और कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। तो आप लोग अपने आप को अच्छे से तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपकी तैयारी है वो और अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।